मैं कॉलेज से घर आई तो रोज़ की तरह भाभी ने कमरे से बाहर निकलकर मुझे पानी का गिलास पेश नहीं किया और ये मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ बात थी। इन 4 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मैं घर आई हूँ और भाभी भागकर मेरे लिए पानी का गिलास ना लेकर आई हो। मैंने परेशान होकर भाभी को आवाज़ दी और उनके कमरे की तरफ गई, मगर फिर से हैरत का एक और झटका लगा जब देखा कि भाभी कमरे का दरवाज़ा बंद था। अब तो मैं परेशान ही हो गई कि वो कमरे में क्यों बंद है। मैंने कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी तो भाई ने दरवाज़ा खोला। मैं भाई को देखकर परेशान हो गई कि वो इस वक्त घर पर क्या कर रहे हैं। इस वक्त वो काम पर होते हैं, फिर उनके इस वक्त घर पर होने का क्या मकसद था। मैंने अभी उनसे कुछ पूछना ही चाहा कि उन्होंने मुझे बोलने से मना कर दिया और कहा कि अंदर डॉक्टर तुम्हारी भाभी को चेक कर रहा है, बाद में आना। मैं परेशान हो गई कि आखिर भाभी को ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई। सुबह जब मैं कॉलेज के लिए घर से निकली थी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। फिर अचानक इस वक्त मेरे जहन में अजीबो-गरीब ख़यालात आ रहे थे, मगर मैं भाई से कुछ भी बताने से पहले अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती थी। मैं बेचैनी से डॉक्टर के जाने का इंतज़ार करने लगी। आखिर थोड़ी देर के बाद वो डॉक्टर घर से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद भाई ने बहुत खुशी से मुझे बताया कि मुबारक हो, तुम बुआ बनने वाली हो। ये खबर सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी का चेहरा देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। 4 साल तक वो इस खुशी से दूर रही और अब जब कि उनको इतनी बड़ी खुशी मिलने जा रही है तो उनका रवैया मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर था। उन्होंने हम दोनों बहन भाई को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। भाई मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, असल में उसको बहुत सालों के बाद ये खुशी मिली है। इस वक्त जबकि हम उम्मीद भी छोड़ चुके हैं तो वो थोड़ी हैरान है और उसको यकीन नहीं आ रहा है। ये जो कुछ घर में हो रहा था तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। अगर आज मेरी मम्मी ज़िंदा होती तो वो बहुत खुश होती। मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने तो खुद को कमरे में ऐसे बंद कर लिया था जैसे उन्हें कितनी ही बुरी खबर सुना दी गई है। उस शाम ना तो भाभी ने खाना बनाया और ना ही वो खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकली। भाई भी अपनी पत्नी का अजीबो-गरीब रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए थे। अगले दिन मैंने भाभी की बातें सुनी। वो शायद अपनी सहेली से बात कर रही थी। कह रही थी कि तुम तो जानती हो ना कि गुज़रे 4 साल से मेरे यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी और ना ही मेरे घर कभी औलाद पैदा हो सकती थी। तुमने ही तो मुझे बताया था, तो फिर अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सब सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई कि वो अपने बारे में क्या बात कर रही है। मैंने और सुना तो भाभी कह रही थी कि तुमने खुद टेस्ट करके मुझे बताया था कि मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। अब 4 साल बाद ये कौन सा करिश्मा हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम शहर वापस आओ और आकर मेरे टेस्ट करो। भाभी बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी और उनको शायद समझ नहीं आ रहा था कि ये करिश्मा कैसे हो गया, जबकि मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये सब मेरी वजह ही से तो मुमकिन हो पाया था। भाभी बांझपन का शिकार थी और वो अपना इलाज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी सहेली की मदद से खुफिया तौर पर भाभी का इलाज उन्हीं के तरीके से कर दिया। मेरा दिल चाहा कि मैं भाभी को जाकर बता दूं कि ये सब मैंने और मेरी सहेली ने मिलकर किया है, लेकिन शायद अभी ये बात ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चुप होकर कमरे में आ गई। मैंने कमरे में आकर अपनी सहेली को शुक्रिया अदा करने की वजह से फ़ोन किया, क्योंकि इस सारे काम में उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मुझे अपनी भाभी से शुरू से ही बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह का व्यवहार करती थी और मैं दिल से चाहती थी कि उनके यहाँ भी औलाद पैदा हो, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। 4 साल पहले मेरी मम्मी और मैं भाई की बारात लेकर भाभी को ब्याहने गए थे। ये शादी पूरी तरह से भाई की पसंद से हो रही थी। मैं और मम्मी इस रिश्ते पर खुश थे। हमने ज़माने की सास और ननद की तरह इस रिश्ते में रुकावट नहीं डाली थी और भाई को हक दिया था कि वो जहाँ चाहे और जिससे चाहे शादी कर सकता है।
हमें नहीं मालूम था कि भाई और भाभी की मुलाकात कब और कैसे हुई और उनके बीच आपस में कैसे बातचीत हुई और कैसे बात शादी तक पहुंची। मुझे ये सब जानने का बहुत शौक़ था, लेकिन मम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि लड़कियां ऐसी बातें पूछती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे भाई ने कह दिया कि उसे एक लड़की पसंद है, तो बस हम इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेंगे कि कब पसंद की, कैसे की। हम सीधा जाकर रिश्ता मांग लेंगे। और यही हुआ। हमने जाकर रिश्ता मांगा तो हैरत ये हुई कि भाभी के घर वाले ने तो रस्मी तौर पर सोचने का वक्त भी नहीं मांगा और उसी वक्त मुंह मीठा करवा कर शादी की तारीख पक्की कर दी। मैं कुछ हैरान हुई तो मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, ऐसा तो नहीं होता कि लड़की वाले चाहे रिश्ते पर राज़ी भी हो तभी वो सोचने के लिए वक्त तो ज़रूर लेते हैं। और यहाँ देखो, इनको तो जैसे अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी है। मेरी ये बात भाई ने सुन ली थी और उसको बहुत बुरा लगा था। कहने लगा कि उसके घर वालों को सबको पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और जब सबको पता है तो ये सोचने के ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। वो सीधे और सुलझे हुए लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह के फजूल कामों के लिए वक्त बर्बाद करना ज़रूरी नहीं समझा। जिस तरह भाई शादी से पहले ही अपनी पत्नी के हक़ में बात कर रहे थे, मुझे तो लगा कि शादी के बाद भी अपनी पत्नी का ही होकर रहेंगे। और हो सकता है कि मेरी होने वाली भाभी भी ज़माने की भाभियों की तरह मुझसे अच्छा सलूक नहीं करेगी। मगर शुक्र है कि मेरी सोच गलत थी, क्योंकि हम भाभी को ब्याह कर लेकर आए तो वो मुझसे और मम्मी से बहुत प्यार करती थी। मुझे तो भाभी कोई काम भी करने नहीं देती थी, सारे काम खुद करती। मम्मी तो बहुत खुश थी कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, मगर मम्मी को पोते और पोती की बहुत ख्वाहिश थी। शादी के 1 साल के बाद भी भाई के घर औलाद पैदा नहीं हो सकी और उसी दौरान मम्मी ये ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चली गई। मैं भी चाहती थी कि मेरे भाई और भाभी के घर ढेर सारे बच्चे हो ताकि हमारे घर का सन्नाटा ख़त्म हो सके। मैंने 1-2 बार भाई और भाभी को डॉक्टर के पास जाने का मशवरा दिया ताकि अगर कोई बीमारी वगैरह हो तो शुरू में ही उसका इलाज हो सके। मुझे लगा था कि उन्होंने मेरे इस मशवरे पर अमल करने का सोचा है, मगर भाभी ने जो काम किया वो तो मेरी सोच से भी अलग था। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो घर पर औरतों की भीड़ देखकर मैं हैरान रह गई। कितनी सारी औरतें हमारे घर पर क्या करने आई है। मैंने भाभी से पूछा तो वो कहने लगी कि ये सारी औरतें मुझसे बांझपन का इलाज करवाने आई है। मैंने हैरान होकर पूछा, भाभी आप क्या इलाज करती है? तो वो कहने लगी कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं हकीम की बेटी हूँ। मेरे पापा के पास लोग दूर दूर से इलाज करवाने आते थे और उन्होंने मुझे भी अपना हुनर सिखाया है और मैं बांझपन का इलाज बहुत अच्छे से करती हूँ। ये मेरे लिए नई बात थी और हैरानी भी हुई कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि भाभी ये काम भी कर लेती है। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि खुद तो भाभी के घर औलाद पैदा नहीं हो रही और वो दूसरों को देने के चक्कर में है। मुझे लगा था कि शायद भाभी उन औरतों को कोई दवा वगैरह दे रही होगी या कोई जड़ी बूटी वगैरह, जैसे कि आम तौर पर हकीम करते हैं। मगर 2-3 दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जब उस दिन देखा कि भाभी एक औरत से उसके कपड़े मांग रही है तो मैं चौंक गई कि ये कैसा इलाज का तरीका है। भाभी कहने लगी कि मेरे इलाज का यही तरीका है, मैं बांझ औरतों के कपड़े लेकर अपने पास रख लेती हूँ और उस पर कुछ मंत्र पढ़ती हूँ। एक रात के लिए वो कपड़े मेरे पास ही रहते हैं, फिर मैं उन्हें वापस दे देती हूँ और जब वो औरतें वो कपड़े पहनती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये तो कुछ नया ही सुना था। मैंने आज से पहले ऐसा इलाज का तरीका कहीं नहीं सुना था और ना ही कहीं देखा था। मगर मैं चुप कर गई कि भाभी एक हकीम की बेटी है, उसे खूब पता होगा कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। मैं मशवरा देने वाली और उनको इस काम से रोकने वाली होती कौन हूँ, जबकि मेरे भाई को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। पहले मैं यही समझ रही थी कि भाभी ये सब दुआ के लिए करती है, मगर जब मैंने औरतों को बहुत सारे पैसे भाभी को देते हुए देखी तो मैं समझ गई कि ये भाभी का एक बिजनेस है। मुझे ये जानने का शौक़ था कि जो औरतें भाभी के पास अपने कपड़े रखवा कर जाती है वो बाद में प्रेग्नेंट होती भी है या नहीं।
मैंने जब अपने घर पर आई हुई औरतों से ये सवाल पूछा कि क्या वाकई औरतें भाभी के इलाज से प्रेग्नेंट होती है, तो वो कहने लगी कि हाँ, ये तुम्हारी भाभी खुफिया इलाज करती है। बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है और उन्होंने ही हमें यहाँ का पता बताया है। तुम कैसी ननद हो, अपनी भाभी पर शक कर रही हो। ये बातें मेरी भाभी ने भी सुन लिया और मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि वो क्या सोच रही होगी कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। मैं डर गई कि कहीं वो मुझसे नाराज़ ही ना हो जाए, मगर भाभी ने तो मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं कुछ कहा, बल्कि इस बारे में बात ही नहीं की। तो मैं भी रिलैक्स हो गई। अब मैं इस बारे में मालूमात निकालना छोड़ चुकी थी। मैं अपने रोज़ के मुताबिक कॉलेज जाती थी। हर वक्त कोई ना कोई औरत भाभी से इलाज करवाने की वजह से हमारे घर पर मौजूद होती थी। भाभी का तरीका सभी औरतों के लिए एक जैसा ही था। वो सभी से उनके कपड़े मांग लेती और एक रात अपने पास रख कर फिर उन्हें वापस करती थी। मुझे कभी कभी ये सोचकर हैरानी होती थी कि क्योंकि भाई भी कमरे में ही होते हैं, तो भाभी उनकी मौजूदगी में कैसे रात भर जाग कर उस कपड़े पर मंतर करती होगी। जब एक दिन मैंने यही सवाल भाभी से पूछा तो कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो सोया रहता है, भला वो मेरे काम में क्यों रुकावट डालेगा। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं अपनी पढ़ाई की आखिरी साल में थी और भाभी को भी औरतों का इलाज करते हुए 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में भाभी की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ चुका था। अब कम कम औरतें ही आती थी, लेकिन फिर भी भाभी का काम चल ही रहा था। मुझे अब यही सवाल चैन नहीं लेने देता था कि अगर भाभी दूसरों का इलाज कर सकती है और उनको बाँझपन से निजात दिला सकती है, तो वो अपना इलाज क्यों नहीं कर सकती। मैंने कई बार भाभी से ये पूछने का सोचा, लेकिन फिर हर बार मैं रुक जाती कि वो कहीं मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे। लेकिन एक दिन मुझसे सब्र नहीं हो सका, तो मैंने भाभी से कह दिया कि भाभी, तुम अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती। मेरे सवाल पर वो बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मैं अपना इलाज खुद नहीं कर सकती, मैं ये मंत्र खुद पर नहीं दोहरा सकती। अगर ऐसा होना होता तो मैं कब का खुद को इस बांझपन से दूर कर चुकी होती। अब तो मेरा भाई भी औलाद के लिए बहुत तरसता था। वो जब भी दूसरे के बच्चों को प्यार करता तो मेरा दिल उसके लिए बहुत उदास होता था कि काश उसके अपने भी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। एक दिन मेरे जहन में एक प्लान आया जिससे हो सकता था कि भाभी और भाई को उनकी ज़िंदगी की खुशी मिल जाए। मैंने अपनी सहेली को कॉल किया और उसे सारे मामले में अपना राज़दार बना लिया। प्लान के मुताबिक वो एक बांझ औरत बनकर भाभी के पास आई। भाभी ने उससे भी वही फरमाइश की जो वो दूसरी औरतों से करती थी। उससे कहा कि अपना कपड़ा मुझे दे दो। मेरी सहेली ने अपने कपड़े भाभी को दे दिए। भाभी ने उस पर सारी रात मंत्र किया और अगले दिन उसे वापस कर दिया। अब यहाँ से हमारा असल प्लान शुरू हुआ। मैंने वो मंत्र किए हुए कपड़े अपनी सहेली से ले लिए और उसको रंग करवा लिया ताकि अगर भाभी इसको देखे तो पहचान ना पाए। मैंने वो सूट भाभी को तोहफे के तौर पर दिया और कहा कि भाभी, ये आप पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। भाभी ने खुशी खुशी वो सूट मुझसे लेकर पहन भी लिया। ये सब मैंने इसलिए किया था कि अपना मंत्र किया हुआ सूट भाभी खुद ही पहन ले और उसका असर भाभी पर भी हो जाए, तो हो सकता है कि वो भी प्रेग्नेंट हो जाए। ये सब मैं चांस के तौर पर किया था, तो हो सकता है कि ये तरीका कामयाब हो जाए और इसी बहाने भाभी की गोद हरी भरी हो जाए। कुछ दिन तक जब मुझे उसके असर नज़र नहीं आए तो मैंने सोचा कि शायद वो ठीक ही कहती थी, उसका किया गया मंत्र उस पर काम नहीं करेगा। मैंने इस बात को अपने जहन से निकाल दिया और सोचा कि हो सकता है कि भाभी कभी ऊपर वाले को भाभी पर रहम आ जाए और वो उन्हें अपनी रहमत से नवाज ही दे, क्योंकि भाभी हर बार यही कहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ, बस ऊपर वाले के यहाँ से देर है, इसलिए हम भी चुप कर जाते थे। मगर जब भी उसको डॉक्टर के पास चलने को कहते तो वो मानती ही नहीं थी। मैंने उन सारी बातों को अपने दिल व दिमाग से निकाल दिया था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरा आज कॉलेज में आखिरी दिन था और मैं ये खुशी सबसे पहले भाभी के साथ बांटना चाहती थी।
मगर घर पर डॉक्टर को देखकर मैं पहले तो हैरान हो गई और फिर सोचा कि हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सच हो और वही हो। मेरा और मेरी सहेली का प्लान कामयाब हो गया था और भाभी सच में प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन अभी भाभी के कमरे से जो उसका सच मैंने सुना था, उसने तो मुझे बहुत दुख दिया था कि भाभी बांझ थी और वो हमसे उस हकीकत को छुपाती रही और यही कहती रही कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ से देर है। पहले तो ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, गुस्सा भी आया था कि इतनी बड़ी बात उसने हम दोनों बहन भाइयों से छुपाई। लेकिन अब जो हो गया था वो तो हो ही गया। और अब जब खुशी वाली बात ये थी कि वो माँ बनने वाली है और मैं बुआ। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रही थी कि भाभी तो ये सोच सोचकर परेशान हो रही होगी कि उसके साथ ये सब हुआ कैसे। उस बेचारी को तो यही लगा था कि वो ये मंत्र खुद के साथ नहीं कर सकती, इसलिए तो वो शायद अभी तक उस खुशी से अनजान थी। ये तो शुक्र हुआ कि मैंने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी सहेली के साथ मिलकर उस प्लान को पूरा किया, ताकि भाभी अनजाने में ही अपने ही मंत्र किए हुए कपड़े पहन ले और हमारा ये प्लान कामयाब रहा। सब कुछ सही था। फिर भाभी को किस बात की परेशानी थी? उसे तो खुश होना चाहिए था कि 4 साल के बाद वो माँ बनने वाली है, मगर मुझे उसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई खुशी नहीं मिल रही थी। उल्टा वो परेशान नज़र आ रही थी। अगले दिन मैंने उन्हें फिर से अपनी उस डॉक्टर सहेली से बात करते हुए सुना। भाभी उसके पास जाकर टेस्ट करवाना चाह रही थी। थोड़ी देर के बाद भाभी मुझसे कहने लगी कि मैं ज़रा अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ और घर से बाहर निकल गई, जबकि मैं तो जानती थी कि वो डॉक्टर के पास ही गई है ताकि अपने टेस्ट करवा सके। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि भाभी की क्या रिपोर्ट आई है। मैंने उस दिन भाभी की गैर मौजूदगी में उनके कमरे की तलाशी ली तो मेरे हाथ रिपोर्ट आ गई, जो शायद उसे कल ही मिली थी। और रिपोर्ट पर नज़र पड़ी तो मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। उन रिपोर्ट के मुताबिक तो भाभी प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि वो तो बांझ थी और उसमें कभी माँ बनने की सलाहियत ही पैदा नहीं हो सकती थी। मैं मायूस हो गई कि मेरा प्लान फेल हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शायद भाभी ठीक ही कहती थी कि उसका इलाज खुद उसके लिए नहीं बना था। मैंने भाभी के उसके हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब मैं पेपर देने गई तो मेरी सहेली मुझसे कहने लगी कि मेरी खाला बहुत सालों से औलाद के लिए तड़प रही है और अब तो खालू औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या तुम्हारी भाभी मेरी खाला का इलाज कर सकती है? मैंने कहा कि हाँ, वो दूसरी औरतों को तो खुफिया तरीके से इलाज करती है, पर शायद वो खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकी। मैंने उसकी खाला को अपने घर का पता दिया। उसकी खाला को भी भाभी ने अपने कपड़े देने को कहा और खाला बेचारी को तो उम्मीद बंध गई कि अब वो बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन उस दिन तो मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मेरी सहेली मुझसे लड़ने आई और कहने लगी कि तुम भी झूठी हो और तुम्हारी भाभी भी झूठी है। 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और खाला ने के पति ने दूसरी शादी कर ली। तुम्हारी भाभी एक फ्रॉड औरत है, वो सिर्फ औरतों को लूट कर पैसे कमा रही है। मुझे अपनी सहेली पर बहुत गुस्सा आया कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है। मैं उससे बहुत लड़ी, लेकिन वो शक तो मेरे दिल में डाल ही चुकी थी। सच बात तो ये थी कि अब मुझे भी भाभी की हरकतों पर शक होने लगा था, क्योंकि अब बहुत कम औरतें भाभी के पास आती थी, वरना पहले तो रश ही लगा रहता था। मुझे याद आया कि 1-2 बार पहले भी एक ऐसी औरत हमारे घर आई थी और उसने आकर काफ़ी तमाशा खड़ा किया था, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पर भाभी के भरोसे की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने उसे जलील करके घर से निकाल दिया था। और वो मुझसे कह रही थी कि तुम पछताओगी, अपनी फ्रॉड भाभी का साथ देकर अच्छा नहीं कर रही हो। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात थी और अब मेरी सहेली भी वही कह रही थी, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो हो सकता था कि उस सब में हो। उस दिन भाभी वॉशरूम में थी जब उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मैंने नाम देखा तो डॉक्टर किरण लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही उस डॉक्टर का वॉइस मैसेज आया। मैंने सुना तो वो कह रही थी कि तुमने अभी तक मेरा हिस्सा मुझे नहीं भेजा। साल हो गया है और तुम अभी तक बस मुझे टाल रही हो। तुमने अब मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं सबको तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगी। भाभी की वॉशरूम से बाहर आने की आवाज़ सुनी तो मैं जल्दी से उनका मोबाइल वहाँ पर रखकर अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई कि वो डॉक्टर कौन थी और भाभी से किस हिस्से की डिमांड कर रही थी।
आखिर उन दोनों में ऐसा क्या चल रहा था? ज़रूर कोई बड़ी बात थी। मुझे यकीन था कि जैसे ही वो मैसेज देखती, वो अपनी सहेली को ज़रूर कॉल करती। इसलिए मैं भाभी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई ताकि भाभी की बातें सुन सकूं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक भाभी उसी से कॉल पर बात कर रही थी। मेरे कान में उसकी आवाज़ टकराई। वो कह रही थी कि तुम मेरी सहेली हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो तुम पर बहुत यकीन किया था। दूसरी तरफ की बात सुनकर कहने लगी कि तुमने भी तो आजकल ग्राहक भेजना बहुत कम कर दी हो। उससे मेरा ही खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, तो मैं तुम्हें हिस्सा कहाँ से दूँ? मैं बाहर खड़ी चौंक गई कि ये किस ग्राहक की बात हो रही है। उस डॉक्टर और भाभी के बीच ऐसा क्या राज है? पहले मुझे खुद पर शर्मिंदगी भी हुई कि मैं जानबूझकर अपनी भाभी पर शक कर रही हूँ। सिर्फ़ 1-2 लोगों की वजह से तो मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक डॉक्टर के भी 100 में से 100 मरीज़ ठीक हो सकते हैं। तो हो सकता है कि भाभी के केस में भी ऐसा ही हुआ हो कि 2-3 औरतों के बच्चे ना पैदा होते हो। मगर फिर ये हिस्से वाली बात क्या थी जिसकी बिना पर वो डॉक्टर भाभी को ब्लैकमेल कर रही थी? मैंने सोचा कि मुझे उस राज तक पहुंचना चाहिए ताकि मेरी भाभी किसी मुश्किल में होगी तो मैं उनकी मदद ज़रूर करूं। भाभी ने उस डॉक्टर को अगले दिन मिलने को कहा। मैंने सोच लिया था कि जब भाभी कल उससे मिलने जाएगी तो मैं भी उनके पीछे जाऊंगी और पता करूंगी कि आखिर उन दोनों के आपस में क्या बात हो रही है, और भाभी अगर कोई मुश्किल में हुई तो मैं उनकी मदद करूंगी। अगले दिन मैं घर पर ही थी कि भाभी मुझसे कहने लगी कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। भाभी के घर से निकलने के 2 मिनट के बाद ही मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे लगा था कि शायद वो अस्पताल जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो वहीं पर होते हैं। मगर जब उसके रिक्शे का रुख बाज़ार में बने एक रेस्टोरेंट की तरफ हुआ तो मैं काफ़ी हैरान हुई। भाभी अंदर चली गई। मैंने भी चेहरे को मास्क से ढक लिया था और उसके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। थोड़ी देर के बाद मैंने एक औरत को भाभी के पास आकर बैठते हुए देखा। उसके बैठते ही भाभी ने उसे गुस्से से कहा कि मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे तुम्हारा यूँ बार बार फ़ोन करके ब्लैकमेल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो औरत कहने लगी कि अब जबकि तुम अच्छी खासी जायदाद बना चुकी हो और उन 4 सालों में अच्छा खासा लोगों को लूट चुकी हो, तो अब मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ। हालांकि तुम भूल गई हो कि ये सब तो मेरी वजह से ही कर पाई हो। तुमने अपनी सास से जान छुड़वाने के लिए भी मेरा ही इस्तेमाल किया, और आज तक मैं हर मामले में तुम्हारी मदद करती आ रही हूँ। और अब जबकि मैंने अपना हिस्सा मांगा तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ने पर आ गई हो। याद रखो कि अगर मैंने ये सब कुछ तुम्हारे पति को बता दिया तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा। वो दोनों तो मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। वो कभी नहीं मानेंगे कि उनकी माँ के इस दुनिया से जाने के पीछे भी मेरा ही हाथ था। ये सब सुनकर तो मैं अपनी जगह हैरान बैठी ही रह गई। मेरी टांगों से जैसे जान ही निकल गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो भाभी जिनको मैं एक अच्छी इंसान समझती थी वो इतनी नीच होगी। मेरे दिल में उनके लिए बार बार गलत ख्याल आते थे, लेकिन मैं फिर अपने आप को समझा लेती थी कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, और अभी भी मैं उसकी मदद करने की खातिर ही यहाँ पर आई थी, और अभी ये सब सुनने को मिल रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर उन दोनों के पास चली गई तो भाभी का रंग मुझे देखकर सफ़ेद पड़ गया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए कहा कि तुमने क्या किया था मेरी मम्मी के साथ, और क्या चल रहा है? वो डॉक्टर कहने लगी कि मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम्हारी ये भाभी किसी हकीम की बेटी नहीं है, बल्कि इसे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत शौक़ था। मगर ये बांझ थी। इसके लिए उसे किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उस पर अंधाधुंध भरोसा करता हो और उसकी हर बात को मानता। इसलिए इसने तुम्हारे भाई का इस्तेमाल किया और उससे शादी कर ली। मेरे पास जो बांझ औरतें इलाज की वजह से आती थी, जब उनका इलाज पूरा हो जाता और वो प्रेग्नेंट हो जाती तो मैं उनको पूरी तरह से मायूस कर देती और कहती कि आपका इलाज अब मुमकिन नहीं है, आप कभी माँ नहीं बन सकती। फिर मैं उन्हें तुम्हारी भाभी के पास भेज देती थी और कहती थी कि आप एक बार दूसरा तरीका भी आजमा कर देख लीजिए, हो सकता है उसमें ही आपका कोई हल निकल आए।
इसीलिए वो औरतें मेरे कहने पर ही तुम्हारी भाभी के पास आती और उसे भारी रकम देती थी। तुम्हारी भाभी के पास आने से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती थी, मगर जब तुम्हारी भाभी उनसे कपड़े लेने का ड्रामा करती तो उन्हें यकीन हो जाता था कि तुम्हारी भाभी के इलाज की वजह से ही वो माँ बन पाई है। ये सब हम उन लोगों के साथ करते थे जो औरतें कम पढ़ी लिखी और बेवकूफ़ होती थी। इसके पास सिर्फ वही औरतें आती थी जो मेरे ज़रिए होती थी। उसके अलावा अगर कोई बाहर की औरत इसके पास आती तो जाहिर है ये उसका इलाज नहीं कर पाती। पिछले 1 साल से ये मुझे मेरा हिस्सा देने से मना कर रही है, हालांकि मैं ही तो औरतों के इसके पास भेजती थी और अगर कोई ज़्यादा परेशानी होती तो मैं दवाइयाँ भी लिख कर दे देती थी और इसको भिजवा देती थी और वो इलाज के तौर पर वो दवाइयाँ औरतों को दे देती थी। इस काम में मैं भी इसके बराबर की शरीक थी, मगर अब ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया और तुम भी यहाँ पर आ गई और तुमने ये सब सुन लिया। ये तुम्हारी भाभी कोई अच्छी औरत नहीं है, ये सिर्फ दौलत की पुजारन है और इसी ने तुम्हारी मम्मी को आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर ख़त्म कर दिया। ये सब सुनकर तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं भाभी के बारे में ये सारी बातें सुन रही हूँ। मैंने उसी वक्त भाई को भी वहाँ पर फ़ोन करके बुला लिया और उस डॉक्टर ने वही सब कुछ भाई के सामने भी दोहराया। मेरे भाई ने उसी वक्त गुस्से में भाभी को डिवोर्स दे दी। भाभी उन 4 सालों में बहुत पैसे कमा चुकी थी, इसलिए वो बड़ी खुशी से अपने घर में चली गई, मगर मैं अपनी मम्मी का खून इतनी जल्दी उसे कैसे माफ़ कर देती। मैं और भाई ने उस डॉक्टर और भाभी पर केस कर दिया और आखिर उन दोनों को जेल हो गई। फिर मैंने भाई की दूसरी शादी करवा दी और 1 साल बाद ही उसके घर बेटा पैदा हुआ और मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।